तो स्टूडेंट आज के बायोलॉजी लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे पैनक्रियाज को, जिसको हिंदी में क्या कहना है, अग्नाशय। और ये एक सहायक ग्रंथि है, जैसे कि हमने लीवर को पीछे पढ़ा है ऐसे एक एसोसिएट ग्लैंड के रूप में, उसी तरह हम किसको पढ़ने वाले हैं, पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमने ऊपर ही ऊपर लिखी है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन सी थी जिसको हमने पीछे पढ़ा है, वो लीवर। और दूसरी ग्रंथि का नाम किसको बोलेंगे, अग्नाशय को। दूसरी बात, इट इज़ ए मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। इसको हम मिश्रित ग्रंथि या विषम स्त्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या हुआ, हेटेरोक्राइन को हिंदी में लिख सकते हैं विषम स्त्रावी। ठीक है, क्योंकि हमने जो ग्रंथियाँ पढ़ी वो 3 प्रकार की पढ़नी है। एक तो आपका होती है एक्सोक्राइन, जिसको हम बाह्य स्त्रावी बोलते हैं। एक प्रकार होता है आपका एंडोक्राइन, जिसको हम अंतःस्त्रावी बोलते हैं। एक प्रकार होता है आपका मिक्स, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, जिसको हम विषम स्त्रावी कह सकते हैं। बाह्य स्त्रावी, अंतःस्त्रावी और विषम स्त्रावी। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ वो हैं जो नलिकाओं के माध्यम से अपने स्त्रावण को निकालती है और इसमें मुख्य रूप से एंजाइम बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये विथ डक्ट होती है और मेन सीक्रेशन इनका एंजाइम रहेगा। ओके, दूसरा आपका एंडोक्राइन, जिसमें आप इसको बोलेंगे हिंदी में अंतःस्त्रावी ग्रंथि। तो इन अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के पास नलिकाएं नहीं होती, कह सकते हैं विदाउट डक्ट। ये विदाउट डक्ट होती है और अपने सीक्रेशन को सीधा किस में डालती हैं, ब्लड में डालती है। मतलब अपना जो स्त्रावण है उसको सीधा रक्त में डाल देती है। ठीक है, और इनसे निकलने वाला जो मुख्य स्त्रावण है वो कौन होगा, हार्मोन। जो सीक्रेशन है वो कौन है, हार्मोन। नंबर तीसरा जिसको हम बोलेंगे मिक्स ग्लैंड। बाह्य स्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों को मिलाकर जो तीसरा प्रकार बनता है उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे मिक्स या मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित इसीलिए कहा क्योंकि एक्सो और एंडो, बाह्य और अंत, दोनों तरीके का सीक्रेशन रहती है। मतलब यह एंजाइम भी और हार्मोन भी दोनों तरीके से स्त्रावण कर पाती है, इसलिए इसको हम मिक्स ग्रंथि के नाम से पढ़ देते हैं। तो इसके बाद नंबर 3, इसकी सिचुएशन को देखते हैं। और बाकी 1 मिनट जो हमने हेटेरोक्राइन का है, इसी के बेस पर हम इसकी स्टडी भी करेंगे आगे। ठीक है, अब एक बार आगे चलते हैं। इट्स सिचुएटेड बिहाइंड स्टमक। ये स्टमक के पीछे मतलब ये जो अग्नाशय है, इसको हमने क्या बनाया, ये आपका अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज लिखा है, अग्नाशय। इसके ऊपर की तरफ कौन, आपका ऊपर की तरफ आपका अमाशय। ठीक है, और नीचे की तरफ आपकी बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मतलब किसके पीछे है, ये स्टमक के पीछे है, आपके अमाशय के पीछे है। अटैच द डुओडेनम, और किससे जुड़ा रहता है, डुओडेनम मतलब ग्रहणी से जुड़ा रहता है। यही है, ग्रहणी से जुड़ा होगा और अमाशय के पीछे। और बाकी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ग्रहणी किस प्रकार का भाग है, ये एक यू आकार का भाग है, और इस यू आकार के भाग से कौन जुड़ा रहता है, आपका अग्नाशय जुड़ा रहता है। तीसरी बात, इसकी जो शेप की करनी होती है, उस शेप की बात में हम क्या करेंगे, शेप इसकी इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है, मतलब इसकी जो आकृति है, शेप में से आकृति। इर्रेगुलर का मतलब क्या होगी, आकृति है वो अनियमित होती है। कैसी होगी, अनियमित। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको मिक्स ग्रंथि कहा था, ऊपर क्या लिखा था, मिक्स या हेटेरोक्राइन। इसका मतलब ये एक्सोक्राइन का भी काम करेगी और एंडोक्राइन का भी काम करेगी। ठीक है, तो हम इसके पोर्शन को किसको पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन को। और हमारे लिए एक्सोक्राइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम किसको पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन को। और डाइजेशन में एक्सोक्राइन से हमें क्या मिलने वाला है, एंजाइम मिलने वाले। एंडोक्राइन को तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ेंगे जब इस अंतःस्त्रावी तंत्र के बारे में पढ़ा जाता है। अभी हम पाचन तंत्र में इसके एक्सोक्राइन को मोस्टली डिस्क्राइब करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सोक्राइन को कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है, मतलब इस ग्रंथि के अंदर 2 भाग डिवाइड किए गए। एक तो एक्सोक्राइन जिसको बाह्य स्त्रावी, और दूसरा एक एंडोक्राइन जिसको अंतःस्त्रावी। तो 2 पोर्शन है। जो एक्सोक्राइन का पोर्शन है, जो बाह्य स्त्रावी इसका पोर्शन है, भाग है, वो कौन सा, उसका नाम क्या है, एसिनाई। उसको किससे बोलते हैं, एसिनी या एसिनाई के नाम से जानते हैं। जो लगभग इस अग्नाशय का कितना प्रतिशत कवर करता है, 99% कवर कर लेता है। मतलब 99% भाग किससे बना हुआ है,
इस एसिनाई से बना हुआ है। तो ये एसिनाई वो भाग है जो बहिस्त्रावी का कार्य करेगा। ठीक है, एसिनाई देखो ये बाहर से ये पुट्टक के रूप में बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो गोल गोल पुट्टक दिखाई पड़ रहे हैं नीचे वाले डायग्राम में, इन गोल गोल पुट्टकों को हम किस नाम से जानते हैं? एसिनाई। जो फॉलिकल्स हैं बाहर की तरफ, ये बड़े बड़े जो फॉलिकल्स हैं एसिनाई का काम करते हैं। ठीक है, अब इन एसिनाई का काम क्या है? ये एसिनाई सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस, इसी से जो पाचक रस बाहर निकलना होता है डाइजेशन के लिए, वो कहाँ से निकलेगा? एसिनाई से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये एसिनाई ही है जिसी से पाचक रस बाहर निकलेंगे। हो गया कंप्लीट। अब नीचे के डायग्राम में हमने और भी कवर किया। देखो एसिनाई को आप समझ गए, ये जो बाहर की जो पुट्टकीय स्थिति है, जो फॉलिकल्स पोर्शन है, उस फॉलिकल पोर्शन को हम क्या लिखेंगे? एसिनाई। और इसके अलावा इसका एंडोक्राइन के रूप में इसमें अलग अलग सेल्स मिलती है, वो भी लिखी हमने। देखो जो इसका बाहर की परिधि है, परिधि का मतलब जो परिधि के पास जो पेरीफेरी के पास जो सेल, उनको तो क्या बोलेंगे? अल्फा सेल। पेरीफेरी के अंदर जो मोस्ट सेल, उनको क्या बोलेंगे? बीटा। और जो बीच में छोटी छोटी सेल दिखाई पड़ रही, इनको क्या बोलेंगे? गामा या डेल्टा सेल। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे डायग्राम को। लेकिन हमें किस पर डिपेंड करना है? अभी पूरा काम एक्सप्लेनेशन का किस पर चलना है? एसिनाई पे चलना है, क्योंकि हमें पाचन को पढ़ना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पाचन के लिए जो पाचन के लिए जो डाइजेस्टिव जूस है हमने पढ़ा था, ये डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है? क्योंकि पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, इसीलिए उनको पैनक्रियाटिक या अग्नाशयी रस के नाम से जानते हैं। एक रस है जिसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, एक जूस है जो मैनी एंजाइम से भरा रहता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशयी रस के नाम से। पहली बात लिखिए, पैनक्रियाटिक जूस क्योंकि डाइजेस्टिव जूस है, इसलिए किस में हेल्प करेगा? किस में सहायता करेगा? ये डाइजेशन में सहायता करेगा, पाचन में सहायता करेगा। सीक्रेटेड बाई, हमने कहा जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका, वो कौन है? एसिनाई है। तो किससे स्त्रावित होगा? एसिनाई से स्त्रावित होगा। ओके, अब इसके मुख्य एंजाइमों की बात करते हैं। मुख्य एंजाइम में मैंने पहला नंबर लिखा किसको? प्रोटीएजेज को। अब प्रोटीएजेज एंजाइम क्या है? अब देखो डाइजेशन के थ्रू हमने पीछे ही पढ़ा, हमें प्रोटीन को पचाना है, वसा को पचाना है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को पचाना है। तो इनको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइमों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें पहला एंजाइम हमें क्या पढ़ना है? प्रोटीएजेज। अब प्रोटीएजेज एंजाइम मतलब ये एक प्रकार है एंजाइम का, और इसमें भी अलग अलग एंजाइम मिलेंगे। मतलब ये एक प्रकार, और इस प्रकार के अलग अलग टाइप होंगे एंजाइम के। जिसमें एंजाइम के टाइप में आप किस किस को लिखोगे? जो आपका फर्स्ट टाइप है वो आपका है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। जो सेकंड नंबर का टाइप लिखेंगे वो आपका है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन करेंगे इसको अभी। ओके, अब इसके बाद जो नंबर थर्ड है उसका नाम लिखेंगे प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये इसके तीन मुख्य एंजाइम है, इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये तीनों मिलकर किस पर काम करेंगे? प्रोटीन पर काम करेंगे। हो गया। अब एक एक को अब आगे बढ़ाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? पहले तो लिख दिया, जो प्रोटीजेज एंजाइम है ये मुख्य रूप से काम किस पे करेगा? ये प्रोटीन पे काम करेगा। मतलब किसको पचाने का काम करेगा? प्रोटीन को। कैसे काम करेंगे? देखो ये जो हमने लिखे नाम, ये सारे के सारे एंजाइम किस अवस्था में रहेंगे? इनएक्टिव फॉर्म में। इनके आगे सभी के लिए इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन, इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिन, इनएक्टिव प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये किस फॉर्म में मिलेंगे हमें? निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जैसे हमने कहा जो आपका अग्नाशय किससे जुड़ा रहता है? डुओडेनम से। तो अग्नाशय रस है वो अग्नाशय से जब डुओडेनम में जाएगा मतलब ग्रहणी में प्रवेश करेगा। और कैसे करता है वो हमने पीछे लीवर से पढ़ा हुआ है। हमने लीवर से पढ़ा था कि जो पित्त वाहिनी है वो अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर अग्नाशय पित्त वाहिनी बनकर किसमें सीधा डालेगी? जूस को ग्रहणी में डाल देंगे, ठीक है। अब जब जैसे ग्रहणी में जाएगा तो ग्रहणी में एक एंजाइम है, ग्रहणी में एक एंजाइम जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज।
एंटीरोकाइनेज, इसको भी अच्छे से याद रखने का। ये ग्रहणी का एक एंजाइम, क्या काम आएगा ये एंजाइम, ये हमने क्या कहा है, निष्क्रिय है। जो ट्रिप्सिनोजेन आपका निष्क्रिय है, ट्रिप्सिनोजेन ये आपका निष्क्रिय है, इसको ट्रिप्सी में बदलने का काम कर देगा। ये कैसा हो जाएगा आपका, सक्रिय। ये निष्क्रिय था पहले ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, अब ये कैसा बन जाएगा, सक्रिय बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो वापस से देखेंगे, प्रोटीजेज जो था उसके 3 प्रकार अलग अलग, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, ये 3 अलग अलग है। और प्रोटीजेज जब वो मोस्टली किस पे काम करता है, मुख्यतः प्रोटीन पे काम करते हैं। और जो 3 हमने बताए ये कैसे एंजाइम है, निष्क्रिय प्रकार के, मतलब सीधे काम नहीं कर सकते। जैसे सीधे काम नहीं करेंगे तब तक अग्नाशय में, जैसे ही आपका काम करना शुरू कर देंगे सक्रिय कब हो जाएंगे, जैसे आपका कहाँ पहुँच जाएंगे, इनको एंटीरोकाइनेज मिलेगा। कहाँ पर, ग्रहणी का एंटीरोकाइनेज, डुओडेनम का एंटीरोकाइनेज जैसे इनको मिल जाएगा वैसे क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। जैसे ट्रिप्सिनोजेन निष्क्रिय था, एंटीरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बन जाएगा और कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अब डाइजेशन के लिए तैयार है, ठीक है, प्रोटीन को पचा सकता है। अब ये ट्रिप्सिन जो सक्रिय हो सकता है, हो गया है, ये ट्रिप्सिन सक्रिय होने के बाद आपका काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इन दोनों को क्या कर देगा, ये एक्टिव कर देगा, इनको भी सक्रिय कर देगा। किस किस को सक्रिय कर देगा ये आपका एक तो काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इन दोनों को क्या करेगा, ये एंजाइम एक्टिव कर देगा। कौन सा, ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजेन को तो बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में, किस में बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिन, SIN, काइमोट्रिप्सिन। और जो आपका प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है इसका प्रो हटा देंगे, किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। हिंदी में इसका उच्चारण लिख देंगे सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको मैं क्या लिखना चाहूँगा, ट्रिप्सिनोजेन, तो ऐसा कैसे लिख देंगे, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये काम हो जाएगा प्रोटेजेज एंजाइम होगा। सेकंड, दूसरा एंजाइम हमारे पास है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जिसको बोलेंगे अग्नाशयी एमिलेज का नाम दे देंगे। पैनक्रियाटिक मतलब अग्नाशयी एमिलेज, ठीक है, अग्नाशयी एमिलेज। एमिलेज को हमने लार ग्रंथि में पढ़ा था। एमिलेज का काम क्या है, ये क्या काम करता है, ये स्टार्च पर काम करता है और स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में, ठीक है। तो पैनक्रियाज में जो स्टार्च रहेगी बचेगी उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, पैनक्रियाटिक एमिलेज का काम रहेगा। ये स्टार्च पर काम करेगा और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो स्टार्च पर काम करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, स्टार्च, और इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। अब नंबर 3, देखो पहला एंजाइम था आपका प्रोटीजेज, दूसरा आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, किस पर काम करेगा, स्टार्च पर काम करेगा। प्रोटीजेज के हमने तीनों टाइप देखे, तीनों निष्क्रिय थे, उनको बाद में हमने क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। अब नंबर 3 को, नंबर 3 पर आता आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, जिसको क्या बोलेंगे, अग्नाशयी लाइपेज का नाम दे देंगे। और ये पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है ये सीधा किस पे काम करता है, लिपिड पे काम करता है। लिपिड मतलब वसा, और इस लिपिड को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मतलब वसा अम्ल है। ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल लिखना है
और वसा अम्ल कर देंगे। ओके, ये किसका काम रहेगा? पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो ग्रहणी में वसा पर काम करेगा। ठीक है, वसा को पचाने का काम करेगा। नंबर 4, ये नंबर 4 आपका न्यूक्लियेजेज है। न्यूक्लियेजेज, ठीक है, न्यूक्लियेज, ये न्यूक्लियेज एंजाइम है। अब न्यूक्लियेज क्या, हमारी जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल है, पढ़ा हुआ पीछे। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो आपका डीएनए और दूसरा आपका आरएनए। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड कितने प्रकार के? न्यूक्लिक 2 प्रकार के। तो ये एंजाइम इन्हीं न्यूक्लियेज एंजाइम से रिलेटेड है। अगर न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए पर काम करता है तो इसको बोलेंगे डीएनएज, एज लगा देंगे। अगर आरएनए पे काम करता है तो इसको क्या बोलेंगे? आरएनएज। एक इस पे आरएनए पे काम करेगा। और इनको तोड़कर इनको डाइजेशन में हम क्या करते हैं? जटिल को सरल में बदल रहे हैं। अभी तक हमने वसा को सरल में बदला, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को सरल में बदला है, उससे पहले प्रोटीन को सरल में बदला है। तो ये सीधा डीएनएज जो एंजाइम होगा ये किस पे काम करेगा? जो डीएनएज होगा वो काम करेगा डीएनए पर, और आरएनएज होगा वो किस पे काम करेंगे? आरएनए पर। और अब इनको ये दोनों सिंपल में बदल देंगे। सिंपल का मतलब ऐसे कर लो, डीएनए पे काम करने के लिए आपके पास कौन रहेगा? डीएनएज, ठीक है। आरएनए पे काम करने के लिए कौन रहेगा? आरएनएज, ठीक है। अब ये डीएनए पे काम करेगा और इसको किस में बदल देगा? जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड में, किससे मिलकर बना होता है डीएनए? छोटा न्यूक्लियोटाइड, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बड़े बड़े डीएनए बन जाते हैं। वैसे आरएनए को भी किस में बदल देगा? न्यूक्लियोटाइड में। अब ऐसे करके इनको सरल से जटिल बनाते चले जाते हैं। तो ये काम रहेगा किसका? एंजाइमों का। और एंजाइम कहाँ से निकलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो आपका अग्नाशय है, इसमें कौन काम करेगा? एसिनी काम करेगा। एसिनी से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूस है उसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस के नाम से, जिसको पैनक्रियाटिक जूस, पाचन में सहायता करते हैं, एसिनी से स्त्रावित होते हैं। मुख्य एंजाइम के लिए हमने प्रोटीजेज लिखा पहला, सेकंड आपका पैनक्रियाटिक एमिलेज, ठीक है, थर्ड आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज, फोर्थ आपका न्यूक्लियेज एंजाइम। अब इन चारों के अंदर हमने सबसे पहले प्रोटीजेज को पढ़ा था। प्रोटीजेज आपके 3 टाइप के एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन। अब इसको निष्क्रिय से सक्रिय बदलने के लिए जिसमें जैन है उसको तो जैन हटा देंगे, और जिसका प्रो है वो प्रो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगर और भी प्रो कोई मिलता है इसके अलावा, जैसे ये तो हमने ऊपर कॉमन पढ़े, अगर इसके अलावा जो अगर आपको एग्जाम में प्रो मिलता है तो प्रो को हटा देंगे और सीधा नाम लिख देंगे। उस निष्क्रिय से किस में बदल जाएगा? सक्रिय से में बदल जाएगा। प्रोटीजेज का मुख्य काम किसका है? प्रोटीन को तोड़ने का। प्रोटीन को किस में लाता है? ये एमिनो एसिड या पेप्टाइड्स में लेकर आता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो किस में आएगा? पेप्टाइड में आ जाएंगे, जो डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड जो भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा था इनको निष्क्रिय से सक्रिय में बदलने के लिए ग्रहणी का एक एंजाइम काम करता है। मतलब ये अग्नाशय में तब तक तो प्रोटीजेज जो अग्नाशय में है वो तो ट्रिप्सिनोजेन, जेन या प्रो लगे हुए रहते हैं। जैसे ही आपका ये ग्रहणी में प्रवेश करते हैं तो एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा? इन निष्क्रिय सभी एंजाइमों को किस में बदल देगा? सक्रिय में बदल देगा। और सभी में से भी अगर ये ट्रिप्सिन को बदल पाता तो ये ट्रिप्सिन सबको क्या कर देगा? एक्टिव कर सकता है। ओके, एमिलेज का काम पता लग गया। ये आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया। ये आपका न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए और आरएनए पे काम करे। न्यूक्लियस एंजाइम के कहा था न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के, उसी के बेस पर इनको 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक डीएनए न्यूक्लियेज, एक आरएनए न्यूक्लियेज, ठीक है। अब बात करते हैं छोटा सा पार्ट, इसकी भी बात कर लेते हैं एंडोक्राइन की। बाकी इसको जो एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम पढ़ेंगे कहाँ पर? एंडोक्राइन सिस्टम में, अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। पोर्शन के लिए फिर भी हम याद कर लेते हैं, जो एक्सोक्राइन वैसे नहीं था वैसे यहाँ पर वो किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे लैंगरहैंस दीपिकाएँ, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो एंडोक्राइन का काम करेंगे, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस,
ओके। अब जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं, देखो इधर बनाइए, जो बीच में दिखाई पड़ रही है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं छोटी छोटी। इसमें भी देखो ये जो मेन पार्ट है ये तो आपका किसका है, एसिनाई का, जो 99%, और छोटे छोटे बिंदु बना रखे हैं किसका काम करेंगे, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो जो बीच का पार्ट है लैंगरहैंस की द्वीपिका, इसमें तीनों प्रकार की सेल है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हो गई, वो कितने प्रकार की सेल से बनी होती है मोस्टली, एक तो आपका अल्फ़ा, ठीक है, दूसरा आपका बीटा, ठीक है, तीसरा आपका गामा, या और में इसको लिख सकते हैं डेल्टा। 3 प्रकार की सेल होती है, और तीनों प्रकार की सेल से एंडोक्राइन है। तो अब यहाँ पर एंजाइम नहीं निकलेंगे, यहाँ पर क्या निकलने वाला है, एंडोक्राइन से हार्मोन बाहर निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेंगे, हॉर्मोन्स। तीनों सेल हो गई। तीनों सेल में जो अल्फा सेल है इससे निकलने वाले को तो हम कहते हैं ग्लूकोगोन, ठीक है, इससे निकलने वाले को ग्लूकोगोन। जो बीटा से निकलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, इंसुलिन। बीटा से निकलेगा वो कौन सा, इंसुलिन। और जो गामा और डेल्टा सेल से निकलेगा उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देंगे, सोमेटोस्टेटिन। तो ये 3 प्रकार के इससे क्या निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे। अब यहाँ पर देखो पहले से निकला ग्लूकोगोन, क्या निकल गया, पहले से ग्लूकोगोन, दूसरे से इंसुलिन, और तीसरे से सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। अब ग्लूकोगोन का तो काम क्या रहेगा, ये ग्लूकोज को संग्रहित करता है, ठीक है, मतलब इसका काम क्या है, जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको बनाए रखना, मतलब ग्लूकोज की मात्रा को ये बढ़ाता रहता है, ये मान लो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और इंसुलिन उस ग्लूकोज की मात्रा को काम में लेकर उसकी मात्रा को क्या कर लेता है, नियंत्रित करता है, उसको कम कर देता है। तीसरा काम है सोमेटोस्टेटिन का। सोमेटोस्टेटिन इन दोनों को देखने का काम करता है कि ये बराबर ग्लूकोज को सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इंसुलिन उस सप्लाई की गई ग्लूकोज को काम में ले पाता है कि नहीं ले पाता है, ठीक है। और बाकी इंसुलिन से हम जानते भी हैं, इससे एक जो मुख्य रोग होता है उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से। तो वो जो इसके हार्मोन के बारे में बातें, यहाँ तो हम इसके बारे में ऊपर काम करेंगे, जो हार्मोन रिलेटेड काम रहेगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड में करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र में पूरा करेंगे, जहाँ पे लैंगरहैंस को पूरा पढ़ा जाएगा। ओके, आज के लिए हमारा लैंगर जो आपका अग्नाशय है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम अगले पार्ट में एक नए सिस्टम के साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हम डाइजेशन को एक बार पूरा कंप्लीट कर दें, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।